नमस्कार, मैं डॉक्टर विवेक कुमार +2 शिक्षक गया गाइडेंस प्रोग्राम के क्रैश कोर्स में आप लोगों का स्वागत है। 12वीं कक्षा का यह क्रैश कोर्स बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के विद्यार्थियों के द्वारा के लिए चलाया जा रहा 2022 के एग्ज़ाम में जो भी इंटरमीडिएट एग्ज़ाम देने जा रहे हैं बच्चे, उसके लिए यह बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप लोग अवश्य इस वीडियो को पूरा देखेंगे। भूगोल का ये नेक्स्ट अध्याय मैं आज पढ़ाने जा रहा हूँ आप लोगों को। भूगोल 12वीं में जो पुस्तक चलती है मानव भूगोल के मूल सिद्धांत, उसका ये अध्याय है। अध्याय का नाम है द्वितीय क्रियाएं, सेकेंडरी एक्टिविटीज़। द्वितीय क्रियाओं में इससे पहले के क्लास में हम लोगों ने देखा बच्चों प्राथमिक क्रियाएं। प्राथमिक क्रियाओं में देखें हम लोगों की जितने भी कृषि से संबंधित क्रियाएं हैं या फिर खनन से संबंधित क्रियाएं, जो भी जमीन से उत्पादन हो रहा है उसे प्राथमिक क्रियाओं में हम लोगों ने डाला है। फिर आज द्वितीय क्रियाओं में हम लोगों ने इसे थोड़ा सा हम लोग वहाँ पर पढ़े थे कि द्वितीय क्रियाओं में जो है जो प्राथमिक क्रियाएं से उत्पादन इंडस्ट्री में आ जाता है उसका उसे एक नया रूप दे दिया जाता है, तो उसे द्वितीय क्रियाओं के अंतर्गत रखा जाता है। यानी कि आज हम लोग जो है मुख्य रूप से इंडस्ट्री, फैक्ट्री, इंडस्ट्री, लघु उद्योग, बृहद उद्योग इत्यादि के विषय में हम लोग विस्तार रूप से पढ़ेंगे। ठीक है, यानी कि आज हम लोग फैक्ट्री का निर्माण करने वाले हैं। ठीक है, द्वितीय क्रियाओं में हम लोग क्या क्या देखेंगे कि लघु उद्योग, यानी कि घर में जो लोग बैठ के छोटे छोटे नए उत्पाद तैयार करते हैं। प्राथमिक क्रियाओं से कच्चा माल आता है, ठीक है, और उससे नया उत्पाद देकर घर में लघु उद्योग के रूप में या कुटीर उद्योग के रूप में वो एक नया उत्पाद देकर बाजार में लाते हैं। या फिर छोटे छोटे कागज फैक्ट्री हो गया, ये छोटा सा इंडस्ट्री उद्योग है, यहाँ से भी उत्पाद का नया वनों से लेते हैं हम लोग, घास फूस या जंगल से लिए हुए लेते हैं कच्चा माल, उसके बाद जो है एक नया उत्पाद कागज का निर्माण होता है। चौथा में हम लोग देखेंगे कि बहुत बड़े बड़े इंडस्ट्री है, जैसे कार इंडस्ट्री हो गया या रेलवे का जो है डब्बा या इंजन इत्यादि बन रहा है, वो सारे इंडस्ट्री क्या बहुत बड़े बड़े इंडस्ट्री होते हैं, उद्योग होते हैं। ठीक है, तो वो भी एक बहुत विशाल उद्योग है। उसी तरह एक उद्योग जहां पर लगता है उसके चारों तरफ बड़े छोटे बहुत सारे उद्योग लग जाते हैं, यानी कि वो उसे औद्योगिक प्रदेश कहा जाने लगता है। तो ये सब आज हम लोग देखेंगे, सीखेंगे कि उद्योग क्या है, उद्योग की स्थापना कैसे होती है, उद्योग कहाँ लगाया जाता है, किस किस तरह का उद्योग होता है, कितने प्रकार के उद्योग होते हैं। यानी कि टोटल आज हम लोग पूरी तरह से इंडस्ट्री बैठाने जा रहे हैं, उद्योग हम लोग निर्माण करने जा रहे हैं। बहुत ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है बच्चों आप लोगों के लिए। और बिहार इंटरमीडिएट 2022 के एग्जाम में यहाँ से प्रश्न बहुत सारे आते हैं, इस पे ध्यान से देखेंगे। सारे महत्वपूर्ण प्रश्न, वस्तुनिष्ठ, लघु उत्तरीय, दीर्घ उत्तरीय, सभी प्रकार के प्रश्न हम इसमें दे रहे हैं आप लोगों को। आइए इसे प्रारंभ करते हैं। इसमें कहा गया है कि मानवीय क्रियाकलाप, जो भी मानवीय आर्थिक क्रियाकलाप हो रही है उसमें द्वितीय क्रियाकलाप उस तरह के हैं जो कि प्राथमिक उत्पाद से लेकर उसे उद्योग में लाकर उसे एक नया रूप दे दिया जा रहा है। ठीक है, तो उसे हम लोग क्या कह रहे हैं, द्वितीय उत्पाद कहते हैं। इसमें किस तरह के उत्पाद हो सकते हैं? हो सकता है विनिर्माण मतलब कि बहुत सारा कच्चा माल खनिज पदार्थ से या खनिजों से या फिर खननों से या फिर कृषि से, कहीं से भी कच्चा माल उठाकर इंडस्ट्री में लाते हैं, उसे एक नया रूप देते हैं, एक नया शक्ल देते हैं। जैसे कि कार का निर्माण हो रहा है, ठीक है, या फिर देखो खाद्य पदार्थ का निर्माण, जैसे टमाटर लिए, टमाटर से केचप, टमाटो सॉस वगैरह का निर्माण हो रहा है। या फिर निर्माणकारी जैसे कि बिल्डिंग भवन वगैरह का निर्माण हो रहा है। उसके बाद विनिर्माण उद्योग को हम लोग समझेंगे। विनिर्माण उद्योग किसे कहते हैं? तो विनिर्माण उद्योग में हम लोग देखेंगे कि वस्तु का उत्पादन कृषि क्षेत्रों, खनन क्षेत्रों, वन या जंगल, जो कहीं से भी उसे उठाकर लाया जाता है प्राथमिक क्रियाएं द्वारा, एक्टिविटी द्वारा, वन से लाया जाए, कृषि से लाया जाए या फिर जंगल या क्या कहते हैं जलीय क्षेत्रों से उठाकर लाया जाए या खनन से उठाकर लाया जाए, वो कहाँ लाया जाए? उद्योग में, इंडस्ट्री में, और उसे एक नया शक्ल, नया रूप दे दिया जाए
तो उसे कहते हैं विनिर्माण उद्योग। ठीक है, इसमें जो है छोटे से लेकर बड़े वस्तुओं का भी निर्माण होता है, जैसे कि हाथ से हस्तशिल्प कार्यों द्वारा, या बड़ा हो गया तो लोहा इस्पात उद्योग वगैरह, फिर प्लास्टिक के खिलौने वगैरह का निर्माण, ये सब का सब एक विनिर्माण उद्योग के अंतर्गत आता है। अंतरिक्ष में यान भेजना है तो यान का निर्माण, यानी कहने का मतलब सुई से लेकर बड़े बड़े हवाई जहाज या बड़ी बड़ी मशीनों का निर्माण सभी विनिर्माण के अंतर्गत आता है। इसी में संयुक्त राष्ट्र संघ ने, यूएनओ ने अपना परिभाषा दिया है विनिर्माण का। क्या विनिर्माण का परिभाषा दिया है संयुक्त राष्ट्र संघ ने? वो कहते हैं कि जैविक या अजैविक पदार्थों को जब नए उत्पाद के रूप में बदलते हैं तो वहां पर यांत्रिक और रासायनिक परिवर्तन होता है। क्या? यांत्रिक और रासायनिक परिवर्तन होता है, यानी कि फिजिकल चेंज भी हो जा रहा है और उसका केमिकल चेंज भी हो जा रहा है। तो दोनों परिवर्तन होते हैं। यह परिवर्तन कहीं से हो सकता है, मशीन के द्वारा भी हो सकता है, मानव के हाथों के द्वारा भी हो सकता है। ठीक है, जरूरी नहीं कि हर उत्पाद का, नया उत्पाद बनाने में मशीन ही का उपयोग हो। मानव अपने हाथ से भी नए उत्पाद को तैयार करता है। ठीक है, उसके बाद देखेंगे कि ये जो है कारखानों में बन सकता है और कामगारों के घर में बन सकता है। ये किसने कहा था? संयुक्त राष्ट्र संघ, यूएनओ ने इसका परिभाषा दिया है। किसका? विनिर्माण का परिभाषा दिया है। उसके बाद 18वीं शताब्दी में औद्योगिक क्रांति के पहले जो था मशीनरी उद्योग, बड़े बड़े मशीनों का निर्माण नहीं हुआ था। उस समय क्या था? उस समय लोग अपने हाथ से ही, यानी मानव ऊर्जा ही मुख्य ऊर्जा थी। मानव अपने घर में अपने छोटे छोटे लघु उद्योग, कुटीर उद्योग बनाकर हर एक वस्तु का निर्माण कर रहे थे, छोटे से बड़े वस्तु का निर्माण कर रहे थे। ठीक है, उसी तरह 18वीं शताब्दी के बाद क्या हुआ? औद्योगिक क्रांति जब आया तो औद्योगिक क्रांति के बाद मानवीय ऊर्जा जो है परिवर्तित हो गया यांत्रिक ऊर्जा में, यानी मशीनरी ऊर्जा। यांत्रिक ऊर्जा मीन्स मशीनरी ऊर्जा, एनर्जी में परिवर्तित हो गया। जो मनुष्य एक किसी भी सामान का उत्पादन एक दिन में मान लो कि 50 किलो कर रहा है, तो मशीन जो है उसी उत्पादन को बढ़ाकर 500 या 5000 किलो तक करने लगा। तो इससे क्या हुआ? उत्पादन बढ़ गया। दूसरा चीज है कि मानव के हाथ से ज्यादा मशीन का जो है उसमें उत्पादन में शुद्धता आ गई, बहुत ज्यादा परिष्कृत होने लगा उत्पादन। तो इस तरह से जो है और बेहतर उत्पाद तैयार होने लगा। तो इस तरह जो है विनिर्माण उद्योग का निर्माण होने लगा। विनिर्माण उद्योग आज के समय में बहुत ज्यादा विकसित हो गया। क्या कब हो गया? औद्योगिक क्रांति के बाद। अब देखते हैं यहाँ पर नेक्स्ट पॉइंट जो है आधुनिक बड़े पैमाने पर होने वाले विनिर्माण की विशेषता। अब हम लोग कैरेक्टर पढ़ेंगे, विशेषता कि विनिर्माण एक इंडस्ट्री की, एक बहुत बड़े बड़े इंडस्ट्री के उद्योग की क्या कैरेक्टर है, क्या विशेषता है, उसको हम लोग देखेंगे। इसकी विशेषता अगर जो पूछता है बच्चों लघु तरीये में, तो हम लोग सिर्फ ये पॉइंट दे देंगे कि विनिर्माण उद्योग की विशेषता। जैसे प्रश्न पूछ सकता है कि आधुनिक बड़े पैमाने पर होने वाले विनिर्माण उद्योग की विशेषता बताएं। लघु तरीये में पूछेगा तो मात्र ये 5 पॉइंट लिखेंगे कि विनिर्माण उद्योग की विशेषता यांत्रिकरण, कौशल का विशिष्टीकरण या उत्पाद का विविधता, औद्योगिकीय नवाचार, संगठनात्मक ढांचा एवं स्तरीकरण या अनियमित भौगोलिक वितरण। बस ये 5 पॉइंट लिख देंगे। लेकिन दीर्घोत्तरीय में यही सवाल आ जाता है तो इसको हम लोग थोड़ा सा विस्तार पूर्वक लिखेंगे इस 5 पॉइंट को। ठीक है, तो इसमें हम लोग देखते हैं पहला पॉइंट इसका। अच्छा, ये समझ गए, यहां पर समझ में आ गया कि इसकी विशेषता क्या है। इसकी विशेषता है सबसे पहले यांत्रिकरण, मशीनरी। उसके बाद है कि कौशल की विशिष्टीकरण। कौशल माने कि मनुष्य का जो है, हर मानव को, हर श्रमिक का एक कौशल डेवलप कर दिया जा रहा है। उसमें एक प्रकार के कार्य करने की क्षमता और गुणवत्ता को बढ़ा दिया जा रहा है। तीसरा है प्रौद्योगिकी नवाचार, यानी कि यहाँ पर हर समय इंडस्ट्री में निर्माण और इंडस्ट्री में उत्पादन को बढ़ाने के लिए अलग अलग रिसर्च हो रहे हैं।
ठीक है, शोध हो रहा है, खोज हो रहा है नए तरीके से कि किस तरह उद्योग में उत्पादन को बढ़ाया जाए। फिर संगठनात्मक ढांचा स्तरीकरण, इसका अगला गुण है कि संगठनात्मक ढांचा और स्तरीकरण, यानी कि इंडस्ट्री तो बना दिए हैं, वहां पर जो है किस तरह के श्रमिक रहेंगे, किस तरह के इंजीनियर्स रहेंगे, किस तरह के टेक्नीशियन रहेंगे, किस तरह के पदाधिकारी रहेंगे, एडमिनिस्ट्रेटिव पदाधिकारी रहेंगे, प्रशासनिक पदाधिकारी रहेंगे, ये सारा चीज इसमें देखा जाता है। अनियमित भौगोलिक वितरण, उसके बाद देखते हैं कि उसका क्या है, तो इसका विस्तार पूर्वक हम लोग लिखेंगे। ठीक है, विस्तार पूर्वक किस तरह लिखेंगे, ये सारा नोट्स बच्चों क्या विस्तार पूर्वक, जैसे जैसे हम लोग प्रश्न हमने दिया है उसका उत्तर दिया है, ये सारा गया गाइडेंस प्रोग्राम यूट्यूब चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नोट्स डाल दिया जाएगा, वहां से आप ये नोट्स ले लेंगे और अपना अध्ययन पूरा करेंगे और इस वीडियो को देखते हुए पढ़ेंगे तो और ज्यादा सहूलियत होगी। ठीक है, तो यांत्रिकरण यानी मैकेनाइजेशन, मशीनरी में इसमें जो है सबसे पहले मशीन का प्रयोग होने लगा। ठीक है, अभी हम लोगों ने बताया, हमने जाना, आपको हमने बताया, इसमें जो है अब मशीन जो है, पहले तो मशीन बड़े बड़े थे, मानव अपने हाथ से मशीन को जैसे जैसे चलाता था वो मशीन कार्य करता था। अब तो मशीन स्वचालित आ गए, स्वचालित मीन्स रोबोट, कंप्यूटर्स पे एक पासवर्ड डाल, एक बार एंट्री डाल दिया जाता है पासवर्ड पे, कंप्यूटर से एक बार ऑर्डर कर दिया जाता है, वो मशीन जो है खुद ब खुद काम करने लगता है, यानी कि रोबोट खुद ब खुद रोबोट की तरह काम करने लगता है। किसी वस्तु को एक स्थान से उठाना, दूसरे स्थान पे रखना, उसी वस्तु को दूसरा मशीन उसे उठाएगा, उस पर कुछ और चेंजेस बदलाव करके उसे फिर तीसरे स्थान पे, ये सब स्वचालित मशीनों के तहत होने लगा है। मानव सिर्फ उसको देखता है कि कहीं मशीन कुछ गलत तो नहीं कर रहा है। ये सब अब जो है इसमें भी, उद्योग में भी बहुत तेजी से बदलाव आ रही है। ठीक है, उसके बाद जो है कौशल की विशिष्टीकरण, कौशल में मतलब कि हर मनुष्य को एक अलग तरह का क्या कहते हैं कौशल, हर मनुष्य में एक अलग कौशल, या श्रमिक में एक कौशल का डेवलपमेंट हो रहा है। तभी तो लोग अब इंजीनियरिंग करने जा रहे हैं, ITI करने जा रहे हैं। ठीक है, तो या कंप्यूटर साइंस में डिग्री ले रहे हैं, तो क्या है कि इंजीनियरिंग भी करने जाते हैं तो इलेक्ट्रॉनिक्स लेते हैं, कोई इलेक्ट्रिकल लेते हैं, कोई मैकेनिकल लेते हैं, अलग अलग अपना अपना ये सेक्टर चुनते हैं ताकि उसमें ज़्यादा वो सीख सकें, उसमें ज़्यादा नॉलेज प्राप्त कर सकें और अपना कौशल बहुत ज़्यादा डेवलप करें। इसलिए प्राइवेट सेक्टर में, प्राइवेट कंपनियों में जाते हैं लोग तो पूछते हैं कि आपकी डिग्री क्या है और आपका अनुभव क्या है, एक्सपीरियंस क्या है। ठीक है, इन्हीं दोनों के आधार पर उनका जॉब लगता है या उसका सैलरी डिसाइड होता है। तो ये मेन है कौशल का विशिष्टीकरण। ठीक है, उसका थर्ड पॉइंट आ जाता है प्रौद्योगिकी नवाचार, टेक्निकल इनोवेशन। टेक्निकल इनोवेशन में बच्चों आज के डेट में अलग अलग इंडस्ट्री में जो है, हर एक इंडस्ट्री के लिए अलग अलग एक रिसर्च हो रहा है। रिसर्च के तहत देखा जा रहा है कि कौन सा मशीन और बेहतर काम कर सकता है, या उस मशीन से उत्पादन कितना ज्यादा हो सकता है, या उस मशीन के उत्पादन में और कितना ज्यादा शुद्धता, ठीक है, आ सकता है। तो इस तरह का रिसर्च शुरू हो गया है और उस रिसर्च का परिणाम है कि मशीन से अब रोबोट अपना उस जगह को, स्थान को भर रहे हैं, यानी कि स्वचालित मशीनों की संख्या अब बढ़ते जा रही है। नेक्स्ट में है संगठनात्मक ढांचा स्तरीकरण। ठीक है, इसमें हमने क्या कहा, मैनेजमेंट। ठीक है, मानव जो है टेक्नीशियन कहाँ कैसा रहेंगे, इंजीनियर्स कैसे रहेंगे, प्रशासनिक व्यवस्था कैसे रहेगी, सारा इसमें संगठनात्मक ढांचा में रहेगा। फिर उसके बाद अनियमित भौगोलिक वितरण। अनियमित भौगोलिक वितरण में इसका कैरेक्टर है जो पूरे विश्व का, कि इसमें हम लोग बताएंगे अनियमित भौगोलिक वितरण में कि पूरे विश्व में औद्योगिकरण का जो विकास हुआ है वो मात्र 10% भूभाग पर हुआ है। ठीक है, मात्र 10%। ये भूभाग कौन है, जनरली उत्तरी अमेरिका है, यूरोप है और एशिया के कुछ देशों में इसका सबसे ज्यादा विकास हुआ है। तो अगर ये ऑब्जेक्टिव सवाल भी आता है
कि पूरे विश्व में भौगोलिक वितरण औद्योगिक और पूरे विश्व में के भूभाग पर कितने भूभाग पर, पूरे विश्व के कितने भूभाग पर औद्योगिकरण का विस्तार हुआ है या विकास हुआ है, ठीक है। तो वहां पर हम लोग लिखेंगे 10% भूभाग पर, ठीक है, वहां पर हम लोग मात्र लिखेंगे 10% भूभाग पर। नेक्स्ट पॉइंट है विनिर्माण उद्योग का स्थानीयकरण, ठीक है। किसी इंडस्ट्री को, फैक्ट्री, इसका मतलब हुआ कि किसी इंडस्ट्री को, उद्योग को लगाने के लिए किस तरह का स्थानीयकरण, किस तरह का कारक होना चाहिए, ठीक है, किस तरह का प्रभाव होना चाहिए, किस तरह का फैक्टर्स होना चाहिए, इसमें यह बताया जा रहा है, ठीक है, कि विनिर्माण उद्योग का स्थानीयकरण कैसे होगा। तो यहां से एक सवाल भी आने की पूरी संभावना है आपको कि विनिर्माण उद्योग के स्थानीयकरण को प्रभावित करने वाले कारकों का वर्णन कीजिए, ठीक है। विनिर्माण को स्थापित जो करना है उसमें कौन कौन से कारक, फैक्टर्स सबसे ज्यादा डोमिनेट होते हैं, सबसे ज्यादा प्रभावी होते हैं, उसका हमें वर्णन करना है। तो यहाँ पे सबसे ज्यादा कोई भी फैक्ट्री, इंडस्ट्री लगाने के लिए सबसे पहले तो हम लोग क्या देखेंगे, बाजार देखेंगे, ठीक है। मान लिया कि इस पेन का उत्पादन हम शुरू कर दिए, ये इस मार्कर के उत्पादन में, इस मार्कर का उत्पादन करने से काम तो चलेगा नहीं, इसको तो बेचना भी है। तो बेचने के लिए क्या हमें चाहिए, बाजार चाहिए। तो बाजार में सबसे पहले हम लोग इसका क्या देखेंगे कि बाजार है कि नहीं इस मार्कर का, ठीक है। अब बाजार है तो ठीक है, बाजार है तो इस उत्पादन, इस मार्कर के उत्पादन के लिए हमें कच्चा माल देखना होगा कि आसपास कच्चा माल का उत्पादन हो रहा है कि नहीं, ठीक है। कच्चा माल हमें कहां से मिलेगा, प्रकृति से, नेचर से। तो कच्चे माल का उत्पादन है कि नहीं। तीसरा देखेंगे कि ठीक है, यहां पर कच्चे माल का भी उत्पादन है तो श्रमिक है कि नहीं, ठीक है, लेबर है कि नहीं। इसके उत्पादन के लिए हमें सस्ते और कुशल श्रमिक की आवश्यकता होगी, तो हमें क्या श्रमिक है कि नहीं, ठीक है, श्रमिक भी मिल गए। अब है कि शक्ति संसाधन। आज के तारीख में बच्चों, कोई भी इंडस्ट्री बैठाने के पहले हम लोग देखते हैं कि वहां पर शक्ति संसाधन है कि नहीं। शक्ति संसाधन से सीधे लगा लो कि बिजली, ठीक है, बिजली है कि नहीं, बिजली मीन्स पावर है कि नहीं, ठीक है। तो शक्ति संसाधन बिजली या फिर कोयला, जैसे शक्ति संसाधन में कोयला आ जाता है, पेट्रोलियम पदार्थ आ जाते हैं, ठीक है, इत्यादि इत्यादि। या फिर जल विद्युत जहां उत्पादन हो रहा है वहां पर भी हम इंडस्ट्री लगा सके। शक्ति संसाधन से मतलब है, ठीक है। उसके बाद है कि अगर जो उत्पादन भी हो गया, ठीक है, वहां पर बाजार भी है छोटा सा या जो भी बड़ा सा, लेकिन उत्पादन हम बढ़ाएंगे तो एक ही बाजार क्यों हम देखेंगे। हम मान लिया कि हम पटना में उत्पादन कर रहे हैं, पटना में हम तो बाजार देख लिए, अब हमें हमारी उत्पादन की क्षमता बहुत ज़्यादा है तो हम पटना से आगे कानपुर, इलाहाबाद, वाराणसी या इधर भागलपुर, कलकत्ता तक क्यों नहीं देखेंगे, बाजार का हम विस्तार करेंगे। तो उसके लिए हमें क्या चाहिए, परिवहन की सुविधा, ठीक है। पटना से हमें जाने के लिए दिल्ली तक या कलकत्ता तक हमें क्या चाहिए, परिवहन की सुविधा। यानी कि परिवहन और संचार दोनों होगा तो सुविधा और ज्यादा हमारा उत्पादन का खपत होगा, ठीक है। तो सरकारी नीति नेक्स्ट जो है इसका कारक, फैक्टर, वो है सरकारी नीति, ठीक है। अब हम चाह रहे हैं किसी भी चीज की, किसी वस्तु का इंडस्ट्री, फैक्ट्री लगाने के लिए, इंडस्ट्री लगाने के लिए, उद्योग लगाने के लिए, तो सरकार उसमें कितना हमें सपोर्ट कर रही है वो देखना है। सरकार अगर जो सपोर्ट करेगी, अगर जो सरकार की नीति अच्छी रहेगी, सपोर्ट करेगी, तो वो जो है वो हमारा उद्योग बहुत तेजी से विकास करेगा, उत्पादन विकास करेगा, बाजार बहुत ज्यादा पकड़ेगा और हमारा उत्पादन जो है खपत भी बहुत ज्यादा होगा। तो सरकार किस तरह की नीति रखेगी, उसके सामूहिक अर्थव्यवस्था, ठीक है। सामूहिक अर्थव्यवस्था मीन्स कि जब एक इंडस्ट्री कहीं भी बैठता है, बड़ा सा इंडस्ट्री, मान लो लौह इस्पात इंडस्ट्री बैठा दिया गया, ठीक है। तो लौह इस्पात इंडस्ट्री जब बैठा वहां पे, तो उसके आसपास छोटा बड़ा मध्यम आकार के बहुत सारे उद्योग का निर्माण होने लगा।
तो बहुत सारे उद्योग का निर्माण होने लगा, तो वो एक दूसरे के उत्पादन में और अर्थव्यवस्था को प्रभावित करने लगे। मान जैसे कि एक जूते की फैक्ट्री इंडस्ट्री का निर्माण हुआ, ठीक है, बहुत बड़े कंपनी है, जूते की इंडस्ट्री का निर्माण हो गया, लेकिन वो कंपनी क्या करती है कि उसके पास इतना ज्यादा ऑर्डर है कि वो जूते का निर्माण करके ऑर्डर को सही समय पर नहीं दे रहा, तो उस बड़े इंडस्ट्री के उद्योग के आसपास छोटा इंडस्ट्री बहुत सारा बैठा हुआ है, तो वो क्या करेगा, छोटे इंडस्ट्री को ऑर्डर देगा कि आप हमें 1000, 10,000, 1 लाख जूते का निर्माण करके हमें इतने तारीख तक दे दीजिए। तो छोटे इंडस्ट्री को भी लाभ हो गया बड़े इंडस्ट्री से, अब बड़े इंडस्ट्री को लाभ हो गया, वो उसको ऑर्डर था तो उससे, तो वो क्या हुआ, एक दूसरे अर्थव्यवस्था को प्रभावित करता है, सामूहिक अर्थव्यवस्था। इसके अलावा जो फैक्टर्स आते हैं, कारक आते हैं, वो प्राकृतिक कारक है। हाँ सही बात है, जलवायु, भूमि और जलवायु, वहां का जलवायु कैसा है, ठीक है। अब जैसे कि जलवायु में जो है हम सूती वस्त्र उद्योग का हम लोग निर्माण कर रहे हैं, ठीक है। सूती वस्त्र उद्योग में है कि आर्द्र जलवायु की आवश्यकता पड़ती है। आर्द्र जलवायु अगर जो नहीं रहेगा किसी उस क्षेत्र का, और सूती वस्त्र का हम निर्माण कर रहे हैं, तो वो धागा टूट जाएगा। आर्द्र जलवायु होने के कारण धागा जो है महीन हम बना सकते हैं और बढ़िया धागा का निर्माण होता है। तो सूती वस्त्र उद्योग में या किसी भी उद्योग के लिए जलवायु बहुत बड़ा फैक्टर होता है, कारक होता है। अगला है भूमि सस्ता और आपदा रहित होना चाहिए, कि ऐसा ना हो कि वहां पर इंडस्ट्री बैठा रहे हैं, कभी वहां बाढ़ आ जा रहा है, कभी भूकंप आ जा रहा है, कभी और कोई आपदा आ जा रही है, तो उस तरह के आपदाओं से मुक्त होना चाहिए भूमि। और जल की सुविधा, हर एक इंडस्ट्री में जल की सुविधा बहुत जरूरी है, ठीक है। तो इसी को जो है, इसमें जो है बच्चों, ये जो प्रश्न आएगा, इसमें भी 2 तरह से प्रश्न आ सकते हैं, एक लघु तरीय, दीर्घ तरीय। विनिर्माण उद्योग के स्थानीयकरण को प्रभावित करने वाले कारक का वर्णन कीजिए। अगर जो लघु तरीय प्रश्न होगा तो बस यही हम पॉइंट सब लिख देंगे, ठीक है, तो इस पॉइंट को याद कर लो। उसके बाद अगर जो ये दीर्घोत्तरीय होगा तो हर एक पॉइंट को थोड़ा सा डील कर देंगे, बता देंगे, लिख देंगे, कि जैसे कि इसको हम विस्तार पूर्वक यहाँ पर हम लिखे हुए हर एक पॉइंट को। हर एक पॉइंट में बाजार तक पहुंच की कैसे करेगा, बाजार की निकटता, ठीक है, वो वस्तु के खपत को बढ़ा देगा। बाजार नजदीक है, दूर है तो कम होगा खपत, नजदीक है तो ज्यादा होगा खपत, ठीक है। तो अनेक प्रकार की, उसके बाद जो है इसके बाद जो है बाजार के अनुसार जो है उद्योग का निर्माण भी होता है, करना होता है। जैसे कि भारी वस्तु है, ठीक है, तो भारी वस्तु को हम लोग प्रयास करते हैं कि बाजार के समीप ही निर्माण करें, कि उत्पादन के बाद वो वस्तु भारी रह जाती है। या फिर कच्चे वस्तु का निर्माण हो रहा है, जैसे कि मिट्टी के बर्तन, चीनी मिट्टी के बर्तन, या फिर शीशा के बर्तन। हाँ, सारे बर्तन जो है आपको इस तरह के बर्तन टूटने फूटने वाले बाजार के समीप ही हम लोग निर्माण करते हैं। इसी तरह को हम इसको डिटेल्स लिख देंगे। कच्चे माल के प्राप्ति के उत्पादन, तो कच्चा माल जो है जहाँ पर सस्ता और सरलता से उपलब्ध हो जाएगा, हम वहीं पर उद्योग का स्थापना करेंगे, है ना, जहां सस्ता होगा, सरलता से मिल जाएगा। या फिर जो है जैसे कि इस्पात, चीनी, सीमेंट उद्योग इत्यादि में जो है क्या कहते हैं, देखेंगे कि इसमें जो है किस तरह का उद्योग का, इस्पात में है, चीनी में है, सीमेंट में है, ठीक है। इस तरह जो है उद्योग को हम लोग देखेंगे, निर्माण करेंगे। श्रमिक आपूर्ति तथा अभिगम्यता, श्रमिक आपूर्ति तथा अधिगम्यता, ठीक है। श्रमिक आपूर्ति तथा अभिगम्यता में देखें, वही हम लोगों ने देखा कि कुशल श्रमिक हमें चाहिए, ठीक है, इंजीनियर चाहिए, हमें ITI के जो होते हैं टेक्नीशियन चाहिए, हमें जो है कुशल प्रशासनिक व्यवस्था देखने वाले व्यक्ति चाहिए। इस तरह के हम लोगों को मजदूर चाहिए, श्रमिक चाहिए। जैसे कि अब कभी कभी होता है कि किसी खास जगह पर किसी खास प्रकार के ट्रेंड श्रमिक हमें आसानी से मिल रहे हैं, ठीक है, तो वहीं पे इंडस्ट्री लगाना हमारे लिए फायदेमंद होता है। जैसे कि अलीगढ़ में जो है ताले का निर्माण, अलीगढ़ में वहां पर ताला का निर्माण बहुत ज्यादा होता है, और ताले के निर्माण के लिए वहां पर कुशल श्रमिक बहुत ज्यादा मिलते हैं, ठीक है। तो ताले के निर्माण के लिए कुशल श्रमिक मिल गए,
तो उसी तरह तो वहाँ जाके अलीगढ़ में हम लोग जो है इंडस्ट्री का निर्माण कर देंगे। दूसरा है कि अगर जो जैसे कि फिरोजाबाद में कांच के निर्माण के लिए श्रमिक हमें बहुत ज़्यादा मिलते हैं और सस्ते भी मिलते हैं, कुशल तो हैं, सस्ते भी मिलते हैं, तो हम फिरोजाबाद में कांच से संबंधित जो है इंडस्ट्री बैठा सकते हैं, उद्योग बैठा सकते हैं। जैसे स्विट्जरलैंड में घड़ी का निर्माण बहुत ज़्यादा होता है, तो घड़ी के निर्माण के लिए हम लोग स्विट्जरलैंड, विदेश नहीं जाना है, लेकिन स्विट्जरलैंड में अगर जो कोई जा रहा है तो घड़ी के निर्माण से संबंधित इंडस्ट्री लगा सकते हैं। ठीक है, यही कारण होता है कि अलग अलग क्षेत्रों में जो देखोगे कि कहीं ताला इंडस्ट्री बहुत ज़्यादा है। अब कानपुर में जो है चमड़ा फैक्ट्री बहुत ज़्यादा विकास कर रहा है, क्योंकि वहाँ कुशल श्रमिक मिल रहे हैं उसके और सस्ते मिल रहे हैं। उसी तरह हम सारा डिटेल्स इस पे विस्तार पूर्वक लिखेंगे। सरकारी नीति कैसी होनी चाहिए। सरकार अगर जो विदेशों से उत्पादन आ रहा है, ठीक है, विदेशों से जो उत्पादन आ रहा है उस पर सरकार कर बहुत ज़्यादा लगा देगी, तो क्या होगा, हम लोग स्थानीय लोग उसको कम खरीदेंगे। कर बहुत ज़्यादा है, महंगा मिलेगा, तो उससे क्या होगा, प्राइवेट स्थानीय जो इंडस्ट्री बैठा हुआ है उसका बिक्री बढ़ जाएगा, सेल बढ़ जाएगा, क्योंकि इसके उत्पादन में कर कम लग रहा है। कर मीन्स टैक्स कम लग रहा है, तो क्या होगा, हमारा उत्पादन बढ़ जाएगा। जैसे कि अभी चीन के उत्पादन का हम लोग विरोध कर रहे हैं, तो चीन के उत्पादन पे टैक्स बढ़ा दिया जाए तो चीन का उत्पादन महंगा हो जाएगा सस्ता की बजाय, तो क्या होगा, स्थानीय उत्पादन हमारा जो है बाजार पकड़ लेगा। ठीक है, तो इस तरह से सरकार की नीति के तहत जो है हमारे स्वदेशी उद्योगों का स्थापना और प्रोत्साहन को बढ़ाया जा सकता है। नेक्स्ट, सामूहिक अर्थव्यवस्था। ठीक है, सामूहिक अर्थव्यवस्था में हमने क्या बताया था कि इंडस्ट्री है, उसके चारों तरफ छोटी बड़ी इंडस्ट्री हो गई, एक दूसरे की अर्थव्यवस्था को प्रभावित करेगा। ठीक है, उसके बाद जलवायु भूमि जल। ठीक है, जलवायु भूमि जल। ठीक है, जलवायु जो है किसी भी इंडस्ट्री को बहुत ज़्यादा प्रभावित करती है, वो लौह इस्पात इंडस्ट्री हो, सूती वस्त्र इंडस्ट्री हो, या कोई रासायनिक उत्पाद हो, तो इस तरह के उत्पाद को, इंडस्ट्री को जलवायु, भूमि या जल तीनों प्रभावित करती हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, एक प्रश्न आने की बहुत ज्यादा संभावना है, स्वच्छंद उद्योग की प्रमुख विशेषता लिखिए। स्वच्छंद उद्योग की प्रमुख विशेषताएं लिखने के लिए कह रहा है। स्वच्छंद उद्योग क्या है वो समझ लो पहले। स्वच्छंद उद्योग किसी इंडस्ट्री में, जब इंडस्ट्री में कल पुर्जे का यूज, मतलब कि बना बनाया पार्ट्स हमें मिल जाए, कल पुर्जा मिल जाए, ठीक है, और उसे हम लाके यहाँ पर असेंबल कर दें इस उद्योग में, तो उसे स्वच्छंद इंडस्ट्री कहते हैं, स्वच्छंद उद्योग कहते हैं। जैसे कि ये मान लो कि मार्कर है, इस मार्कर का कैप जो है, ढक्कन जो है कहीं और मिल गया, इस मार्कर का ये पार्ट कहीं और हमें मिल गया, इस मार्कर का इंक हमें कहीं और मिल गया, इस मार्कर का ये जो पॉइंट देख रहे हो कहीं और मिल गया। सब चीज को हम यहाँ पर लाएंगे इंडस्ट्री में और इसको असेंबल करके एक मार्कर का रूप दे देंगे, तो क्या हो गया, ये मार्कर तैयार हो गया। कहां तैयार हुआ, ये स्वच्छंद इंडस्ट्री में हुआ। ठीक है, इस मार्कर को तैयार करने के लिए हमें किसी तरह का नया प्रोडक्ट नहीं बनाना पड़ा, वो बना बनाया उत्पाद हमें प्राप्त हुआ और उसे हम सिर्फ असेंबल कर दिए, इसे हम जोड़ दिए, असेंबल मींस जोड़ दिए, जोड़कर एक मार्कर का निर्माण कर दिए, तो हो गया स्वच्छंद उद्योग। तो स्वच्छंद उद्योग समझ गए। स्वच्छंद उद्योग जब समझ गए तो इसका विशेषताएं भी आप आसानी से अब लिख सकते हो, बिना हमारे बताए आप लिख सकते हो कि उद्योग हल्का होता है, कहीं से कोई कच्चा माल नहीं है कि उठाकर लाना है, नहीं, छोटा छोटा कल पुर्जा लाना है, उसे जोड़ देना है, तो हल्का हो गया, कल पुर्जे का उपयोग होगा। इसके बाद छोटे और आसान परिवहन, इसमें जो है भारी भरकम कोई उत्पाद नहीं लाना है, जैसे इसको निर्माण, इस मार्कर के निर्माण में हमें प्लास्टिक, बड़ा बड़ा प्लास्टिक नहीं लाना है, तो बस एक छोटा सा पुर्जा इसका ये लेते आना है, कहीं से कैप, कहीं से इंक, कहीं से इसका बॉडी, कहीं से पॉइंटर, ये सब लाकर इसे हमें असेंबल करते हैं। सब छोटा छोटा भाग है, इसको लाकर एक जगह जोड़ना है, तो सब छोटे छोटे आसान वस्तुओं को लाकर जोड़ना होता है। फिर जो है इसमें जो है कम लोग कार्य करते हैं,
निर्माण में किसी चीज के बहुत ज्यादा लोगों की आवश्यकता होती है, ठीक है, जबकि उसके असेंबलिंग में, उसको जोड़ने में कम लोगों की आवश्यकता होती है, क्योंकि वो तो बना बनाया है और किसी चीज को बनाने में तो समय लगेगा, अधिक लोगों की जरूरत पड़ेगी कि कहीं कुछ गड़बड़ ना हो जाए, अधिक टेक्नीशियन की जरूरत पड़ेगी, बहुत ज्यादा बेहतर और कुशल श्रमिकों की जरूरत पड़ेगी इत्यादि। उसके बाद जो है ये जो इंडस्ट्री जहां भी लगेगा स्वच्छंद उद्योग, वो मतलब कि प्रदूषण नहीं फैलाता है। इसकी एक बहुत बड़ी विशेषता है कि ये प्रदूषण नहीं फैलाता है। प्रदूषण नहीं फैलाएगा तो ये कहीं भी लगाया जा सकता है। आप आवासीय क्षेत्र में, शहर के किसी भी क्षेत्र में, शहर में ऐसे इस तरह के बहुत सारे छोटे छोटे लघु उद्योग, कुटीर उद्योग खोला गया है, ठीक है, तो वहां पे भी लगाया जा सकता है। परिवहन की दृष्टिकोण को भी देखा जाता है कि चूंकि भाई बाजार, परिवहन, ये सब तो मुख्य ये है, आधार है किसी भी इंडस्ट्री का, तो संसाधन और बाजार उन्मुख होना चाहिए, ठीक है। इसके बाद जो है स्थानीयकरण के अनेक विकल्प होने चाहिए, ठीक है। किसी भी इंडस्ट्री, अगर जो इस मार्कर को हम लगा रहे हैं, स्थानीयकरण का विकल्प यही ना हुआ कि इस मार्कर को का इंडस्ट्री हम अगर जो पटना में लगा रहे हैं तो देखेंगे कि भाई ये बिकेगा कि नहीं बिकेगा। पटना में तो लगा दे रहे हैं, लगा दिए, इंडस्ट्री बना भी दिए मार्कर, पता चल रहा है एक मार्कर नहीं बिक रहा है, तो उसके लिए हमें क्या देखना होगा कि उस वहाँ की मार्केट कैसे ही है कि नहीं, और उसके स्थानीयकरण के लिए जो है वहाँ का कारक फैक्टर काम कर रहा है कि नहीं, कि मार्कर वहाँ पर लगाया जा सकता है कि नहीं, ठीक है। किस तरह का स्थानीयकरण पर हमने बताया कि कारक कौन कौन से है, उसको देख लीजिएगा, ठीक है। तो उसका फैक्टर, वो कारक वहां काम कर रहा है कि नहीं, इसके मार्कर के इंडस्ट्री को लगाने के लिए, या कोई भी इंडस्ट्री हो, तो एक उदाहरण दे रहे हैं कि मार्कर की सुई इंडस्ट्री, जूते का इंडस्ट्री हो सकता है, लौह इस्पात इंडस्ट्री हो, लौह इस्पात नहीं, यहाँ तो स्वच्छंद की बात कर रहे हैं, तो इस्पात से संबंधित कोई भी कल्प ऊर्जा भी लाते हैं लौह इस्पात, वहां पर एक बड़े मशीन का भी निर्माण कर देते हैं, ठीक है, तो वहां पे होना चाहिए। अब जैसे कि उदाहरण में हमने लिखा है कि कृत्रिम रबड़, रेडियो, इलेक्ट्रॉनिक्स, अधिकांश शहरों में देखेंगे कि रेडियो का असेंबलिंग हो रहा है, जोड़ जोड़ के छोटा से बड़ा, या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स सामान का जो है असेंबलिंग करके एक नया उत्पाद तैयार कर दिया जा रहा है, ठीक है। अपना उत्पाद, उस पर अपना लेबल, अपना नाम लगा देते हैं कोई लोग, और एक अपना उत्पाद बना देते हैं। उसके बाद जो है कंप्यूटर का असेंबलिंग भी बहुत ज़्यादा हो रहा है शहरी क्षेत्रों में, तो ये सब उदाहरण में आप लिख सकते हो। तो स्वच्छंद उद्योग को हम समझते हैं कि आप अच्छे से समझ गए होंगे। अब इस पे जो है आपको प्रश्न, ऑब्जेक्टिव प्रश्न पूछता है, और किस तरह का पूछेगा उसे आप देख लो, ठीक है। पूछेगा कि निम्नलिखित में से कौन सा स्वच्छंद उद्योग है, निम्नलिखित में कौन सा स्वच्छंद उद्योग है और नहीं है, इन सभी पॉइंट पे आप विशेष ध्यान दोगे, और अगर जो वस्तुनिष्ठ प्रश्न पढ़ रहे हो तो, नहीं तो अब अक्सर हम बच्चे है को नहीं है और नहीं है को है में पढ़ के निकल जाते हैं। तो यहाँ पर है निम्नलिखित में से कौन सा एक स्वच्छंद उद्योग है, तो इलेक्ट्रॉनिक्स, सीमेंट, जहाज निर्माण उद्योग, कागज। तो असेंबलिंग का मात्र एक है इलेक्ट्रॉनिक्स, तो यहाँ इलेक्ट्रॉनिक्स हो जाएगा। इसे असेंबल किया जा सकता है, कहीं भी लाकर जोड़ के बनाया जा सकता है। दूसरा प्रश्न आ सकता है इस तरह के, निम्नलिखित में से कौन एक स्वच्छंद उद्योग है, ठीक है। तो इसमें हौजरी, सूती वस्त्र उद्योग, चीनी उद्योग, चमड़ा उद्योग, तो इसमें हौजरी को हम लोग टिक लगाएंगे। अगला पॉइंट है, नेक्स्ट पॉइंट जो है विनिर्माण उद्योग का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री, ठीक है। उद्योग का जो है वर्गीकरण करना है, तो वर्गीकरण में हम लोग देखते हैं कि आकार के आधार पर, कच्चे माल के आधार पर, उत्पाद के आधार पर, स्वामित्व के आधार पर उद्योगों का हम लोग वर्गीकरण करते हैं, ठीक है। तो आपके एग्जाम में जो आएगा आकार के आधार पर और कच्चे माल के आधार पर जो है उद्योगों का वर्गीकरण आपके एग्जाम में पूछ सकता है। हाँ, तो ये आपके पुस्तक में दिया गया उद्योगों का वर्गीकरण कैसे करना है, एनसीईआरटी बुक से हमने लिया है। तो इसमें आप आकार के आधार पर हो गया, फिर कच्चे माल के आधार पर, उत्पाद के आधार पर, या स्वामित्व के आधार पर। आकार के आधार पर कुटीर उद्योग, छोटा पैमाने का उद्योग, बड़े पैमाने का उद्योग, इस तरह से विभाजित किया गया है। चलो उसको आगे हम लोग देखते हैं।
आकार के आधार पर जो उद्योग है उससे किस तरह के प्रश्न आ सकते हैं उसे देख लो आप लोग। आकार के आधार पर हम लोग उद्योग को पुनः 3 भागों में विभाजित किए हैं, कुटीर उद्योग, लघु उद्योग, बृहद उद्योग। ठीक है, आकार के आधार पर 3 उद्योग, कुटीर उद्योग, लघु उद्योग, बृहद उद्योग। अब इस पे प्रश्न क्या बनता है, किस तरह के प्रश्न आते हैं? लघु उद्योग और कुटीर उद्योग में अंतर स्पष्ट कीजिए। ठीक है, हाँ लघु उत्तरीय प्रश्न आएंगे। लघु उद्योग और कुटीर उद्योग में अंतर स्पष्ट कीजिए। तो इसमें हम लोग लिखेंगे कुटीर उद्योग और लघु उद्योग। कुटीर उद्योग जो होता है बहुत छोटे पैमाने पर होता है। ये क्या होता है, अपने घर में आप लगा सकते हो। ठीक है, जैसे कि अगरबत्ती का निर्माण करने लगते हैं कोई लोग, या फिर बांस से जो है बहुत सारा उत्पाद तैयार करते हैं, चटाई वगैरह का, सूप वगैरह का, या टोकरी का निर्माण, ये सब बांस से निर्माण। ये क्या है, कुटीर उद्योग। घर के लोग अपने लगे हुए रहते हैं और उसका निर्माण करने लगते हैं, तो वो हो गया कुटीर उद्योग। तो कुटीर उद्योग में पहला इसकी विशेषता क्या हो गई, कुटीर उद्योग जो है परिवार के सदस्यों द्वारा तैयार होता है, लेकिन लघु उद्योग जो होता है थोड़ा सा कुटीर उद्योग से बड़ा होता है। परिवार के साथ साथ यहाँ श्रमिक भी, बाहर से श्रमिक भी बुलाकर काम किए जाते हैं, करवाए जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ श्रमिक भी कार्य करने लगते हैं। तो इसका दूसरा क्या है, दूसरा पॉइंट, कुटीर उद्योग में मानव के हाथों के द्वारा तैयार किया जाता है। ठीक है, लेकिन लघु उद्योग में मशीन का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, कुटीर उद्योग में मानव अपने हाथ से उत्पाद को तैयार कर रहा है, लेकिन इसमें जो है लघु उद्योग में मशीन का प्रयोग होने लगता है। ठीक है, उसके बाद जो है कुटीर उद्योग में स्थानीय मांग जो है, कुटीर उद्योग का जो उत्पाद है वो स्थानीय मांग के द्वारा पूरा हो जाता है, लेकिन लघु उद्योग जो है का उत्पाद सिर्फ स्थानीय मांग नहीं होता है, वो उसका उत्पाद का जो है मांग विस्तार होता है, बड़े क्षेत्र में होता है। ठीक है, बाहर भी जाता है उसका मांग। नेक्स्ट जो है चौथा पॉइंट जो है इसका जो है कुटीर उद्योग का जो कच्चा माल है वो वहीं पर स्थानीय ही प्राप्त हो जाता है। कच्चा माल जो है स्थानीय प्राप्त हो जाता है, लेकिन जो लघु उद्योग का कच्चा माल है वो बाहर से आयात होकर आता है। ठीक है, बाहर से आयात होकर आता है लघु उद्योग का। उसके बाद देखते हैं कुटीर उद्योग का जो है तैयार माल जो होता है वो स्थानीय में ही बिक जाता है। कच्चा माल स्थानीय आता है, ठीक है, स्थानीय उत्पाद से प्राप्त होता है और उसका बाजार भी जो है वहीं पर स्थानीय ही होता है। लेकिन लघु उद्योग का जो है बाजार दूर दूर तक जाते हैं। उत्पाद में लघु उद्योग का जो उत्पाद है वो दूर दूर तक के बाजारों में जाकर बिकता है। तो हम लोग क्या देखें, लघु उद्योग का कच्चा माल बाहर से आ रहा है और उत्पाद भी बाहर जा रहा है, लेकिन कुटीर उद्योग में ऐसा नहीं है। बस इसका अंतर पूछ सकता है बच्चों यहां पर। उसके बाद नेक्स्ट जो है कच्चे माल पर आधारित उद्योग का वर्गीकरण। ठीक है, तो कच्चे माल के आधार पर जो है यहां पर प्रश्न आ सकते हैं कि कच्चे माल के आधार पर उद्योगों का वर्गीकरण कीजिए। तो वह कच्चे माल के आधार पर जो वर्गीकरण करेंगे वो 5 प्रकार के होते हैं। ठीक है, उद्योग में प्रयुक्त कच्चे माल के आधार पर इसका वर्गीकरण 5 वर्गों में बांटा गया है। देखो यहाँ पर कच्चे माल के आधार पर नंबर 1 कृषि आधारित, खनिज आधारित, रासायनिक आधारित, वन आधारित और पशु आधारित। समझ रहे हो, कच्चा माल हमें कहां से मिल रहा था, प्राथमिक क्रियाओं से। ठीक है, तो प्राथमिक क्रियाएं क्या क्या थे, कृषि। ठीक है, तो कृषि से कच्चा माल मिल गया। दूसरा वन, जंगलों से। तीसरा हमें खनिज खानों से, और चौथा रासायनिक से, और 5वां पशुओं से मिल रहा था। ठीक है, तो इस तरह से हम लोगों को 5 जगहों से कच्चा माल प्राप्त हो रहा था। तो 5 प्रकार के कच्चे माल उत्पादक इंडस्ट्री हो गए। ठीक है, कच्चे माल पर आधारित इंडस्ट्री को हम लोग कितने भागों में बांटे, 5। याद रखना, कृषि, खान, वन मीन्स जंगल, उसके बाद हो गया रासायनिक आधारित, और तीसरा 5वां हो गया पशु। जीव जंतुओं से भी बहुत सारा, जैसे कि चमड़ा वगैरह लेकर हम लोग उसका निर्माण करते हैं। अब इसको हम लोग एक एक पॉइंट को विस्तार पूर्वक लिखेंगे। विस्तार पूर्वक में क्या लिखना है, कृषि आधारित उद्योग। कृषि आधारित उद्योग लिखेंगे तो हम आपके दिमाग में पूरी स्पष्ट हो गई कृषि आधारित उद्योग कैसे होगा। कृषि आधारित उद्योग में कच्चा माल कहां से आ रहा है, कृषि से। ठीक
ठीक है, ये क्या है, लघु स्तर पर कार्यरत है। कृषि से जो भी कच्चा माल आ रहा है ये इंडस्ट्री लघु स्तर पर कार्यरत है और कम पूंजी में काम करता है। ये सबसे बड़ी बात है कि ये कम पूंजी में भी इसका काम हो जा रहा है। जो किस तरह अक्सर हाँ जो कृषि आधारित उद्योग होते हैं भोजन प्रसंस्करण पे होते हैं, माने खाद्य पदार्थ का निर्माण कृषि आधारित उद्योगों में सबसे ज्यादा होता है। इसमें चीनी, सूती वस्त्र, रेशमी वस्त्र, जूट, चाय, कॉफी, रबड़ इत्यादि जो सभी प्रकार के जो हैं ये सब जो है आपको कृषि आधारित उद्योग है। ठीक है, उसके बाद खनिज आधारित उद्योग। खनिज आधारित उद्योग, इसका कच्चा माल कहाँ से आएगा, खान से। खान को खोद कर खनिज प्राप्त किया जाएगा, तो वहां से खनिज प्राप्त होगा। इसमें जो है लौह और धात्विक खनिजों का, जैसे कि इसमें भी दो तरह के निर्माण होते हैं। ठीक है, एक होता है धात्विक खनिज उद्योग, एक होता है अधात्विक खनिज उद्योग। ठीक है, एक धात्विक खनिज उद्योग, एक अधात्विक खनिज उद्योग। धात्विक खनिज उद्योग में एक लौह होता है, उसको भी धात्विक खनिज उद्योग को पुनः दो भागों में विभाजित किए। एक लौह क्या कहते हैं लौहांश धारित धात्विक खनिज, एक होता है अलोहांश धारित, जिसमें मतलब कहने का मतलब कि जो खनिजों में जिन खनिजों में जो है लौह की मात्रा होगी उसे लोहांश खनिज उत्पाद कहते हैं, और जिनमें लोहांश की मात्रा नहीं हुआ है, ठीक है, लेकिन वो धातु है तो वो अलोह धातु अलोह खनिज उत्पाद हो जाते हैं। उसी तरह अधात्विक हो जाते हैं। तो लोहांश में जो है आपको लौह इस्पात का निर्माण, लौह इस्पात जो है निर्माण हो रहा है, यानी स्टील का निर्माण जो हो रहा है लोहांश में हो रहा है, उसमें लौह धातु मिलते हैं। अलौह धातु में जो है तांबा, एल्युमिनियम, रत्न आभूषण वगैरह ये सब जो है तांबा, एल्युमिनियम ये सब अलौह धातु हैं। ठीक है, उसके बाद जो है अधात्विक खनिज में सीमेंट, चीनी मिट्टी का बर्तन इत्यादि ये सब अधात्विक खनिज है। उसके बाद जो है रासायनिक आधारित उद्योग, यानी कि रासायन आधारित उद्योग जो होते हैं पेट्रो रासायनिक, नमक, गंधक, पोटाश, इस तरह का उत्पाद का निर्माण किया जा रहा है। कैसे निर्माण करते हैं, प्राकृतिक से इस तरह के रसायन को हम लोग प्राप्त करते हैं और इस तरह के उत्पाद का हम लोग निर्माण करते हैं। और इसके बाद जो है 3 पॉइंट वहां हो गया, चौथा हो गया वनों पर आधारित। वनों से प्राप्त जो होते हैं फर्नीचर, कागज, लाह वगैरह हम लोग जो है वनों से प्राप्त करते हैं कच्चा माल, उसका उत्पादन हम लोग इंडस्ट्री में उद्योग में करते हैं। उसे पशु आधारित उद्योग में हम लोग क्या, चमड़ा, ऊन है ना, ऊन से हम लोग जो है स्वेटर वगैरह, जाड़े का दिन आने वाला है तो जाड़े में हम लोग ऊन से स्वेटर वगैरह का निर्माण करते हैं। ठीक है, और चमड़ा से जो है जूते वगैरह, बेल्ट वगैरह, बहुत सारी चीज़, बैग वगैरह, बहुत सारा चीज़ चमड़े से भी निर्माण होता है। तो ये पशु आधारित उद्योग हो गए। अब अगला पॉइंट जो है विश्व की कुछ प्रमुख उद्योग। ठीक है, यहां से आपके सवाल आने की बहुत ज्यादा संभावना है। तो विश्व का जो कुछ प्रमुख उद्योग है उसमें सबसे ज्यादा अगर जो कोई उद्योग हावी है, प्रभावकारी है, तो वह लौह इस्पात उद्योग और सूती वस्त्र उद्योग। ये दो उद्योग का सबसे ज्यादा पूरे विश्व में निर्माण हुआ है और इसका विस्तार हुआ है। ठीक है, 50% भाग पे कहता है विश्व के औद्योगिक उत्पादों में 50 से भी अधिक भागों पर अमेरिका, जापान, जर्मनी का अधिकार है। ठीक है, तो यहां पर जो प्रश्न बन रहे हैं आपके लौह इस्पात उद्योग से, इस बार एग्जाम में 2022 के इंटरमीडिएट एग्जाम में लौह इस्पात उद्योग से सबसे ज्यादा प्रश्न बन रहे हैं। तो इस पे आप विशेष रूप से ध्यान देंगे। ये दीर्घोत्तरीय प्रश्न हो सकते हैं, लघुत्तरीय भी हो सकते हैं। ठीक है, इसमें पूछ सकता है कि लौह इस्पात उद्योग, विश्व में लौह इस्पात उद्योग को विस्तार पूर्वक लिखें। तो विस्तार पूर्वक लिखने के लिए आपको क्या होगा, पहले इंट्रोडक्शन देना होगा कि लौह इस्पात उद्योग होता क्या है। ठीक है, तो लौह इस्पात उद्योग की जैसे कि लिखेंगे कि लौह इस्पात उद्योग जो होता है दूसरे उद्योगों का जननी होता है, जननी कहलाता है। ठीक है, उसके बाद इसकी ये जो है सभ्यता का आधार है, आधुनिक सभ्यता जो है इसका आधार लौह इस्पात उद्योग है। ठीक है, उसके बाद देखेंगे लौह इस्पात उद्योग जो है सुई से लेकर बड़े बड़े जहाज, इंडस्ट्री इत्यादि का भी निर्माण
करता है। ठीक है, इसे भारी और आधारभूत उद्योग भी कहते हैं। ठीक है, तो इस तरह ये सब ऑब्जेक्टिव प्रश्न में भी आ सकता है कि क्या कहते हैं, किस उद्योग को जो है उद्योगों की जननी कहा जाता है, वस्तुनिष्ठ में आ सकते हैं। औद्योगिक सभ्यता का आधार कौन सा उद्योग है, या फिर पूछ सकता है कि भारी और आधारभूत उद्योग कौन सा है, तो सब लौह इस्पात उद्योग में हम लोग डाल देंगे। लोहा जो है बच्चों अशुद्ध रूप में हमें प्राकृतिक से प्राप्त होता है। ठीक है, लोहा अशुद्ध रूप में प्राप्त होता है, ये इसका जो है ये अयस्क के रूप में प्राप्त होता है, लौह अयस्क के रूप में। लौह अयस्क को क्या करते हैं, कार्बन और चूना पत्थर के साथ जो है झोंका भट्टी में इसे हम लोग पिघलाते हैं और वहां से कच्चा लोहा प्राप्त करते हैं, और कच्चे लोहे में निकेल मैग्नीज इत्यादि मिलाकर स्टील का निर्माण करते हैं। ठीक है, ये चीज आप देख लेना, नोट्स हम दे देंगे। गया गाइडेंस यूट्यूब के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ये सारा नोट्स डाल दिया जाएगा। लौह इस्पात उद्योग के स्थानीयकरण को प्रभावित कौन कौन कारक करते हैं। ठीक है, कारक प्रभावित करेंगे कोयला, लोह अयस्क, कोयला रहेगा तब तो वहां पर ऊर्जा प्राप्त होगी, शक्ति प्राप्त होगा, और वहां पर लोह अयस्क रहेगा तभी तो हमें आयरन स्टील का निर्माण करेंगे। उसके बाद बाजार, फिर जो है सस्ते श्रमिक भी चाहिए, और जल की उपलब्धता तो चाहिए ही चाहिए। ये 5 पॉइंट याद रखना। ठीक है, लौह इस्पात उद्योग के विश्व में वितरण, पूरे विश्व में वितरण जो है लौह इस्पात उद्योग का मुख्य रूप से उत्तरी अमेरिका, यूरोप, एशिया महाद्वीप में है। कहां कहां है इसे आप देख लो, एक एक का हम विस्तार पूर्वक लिख दिए हैं। ठीक है, जैसे ब्रिटेन में बर्मिंघम और शेफील्ड में है। ठीक है, उसी तरह जो है जापान में नागासाकी, टोक्यो, योकोहामा में है। तो भारत में देखो, चीन में जो वुहान जो है, वुहान अभी जो कोरोना के लिए बहुत ज्यादा फेमस था, तो चीन में वुहान जो है आयरन और इंडस्ट्री के लिए ये है, फेमस है। भारत में जमशेदपुर, सब आप लोग जान रहे हो कि टाटा जो है, टाटा टिस्को जो है जमशेदपुर में निर्माण ये है इंडस्ट्री। कुल्टी, बर्नपुर, दुर्गापुर, राउरकेला, भिलाई, सलेमा, विशाखापट्टनम, ये सब जो है सलेम, ये सब जो है आपको इंडिया में आयरन और इंडस्ट्री का लौह इस्पात उद्योग का यहाँ पर केंद्रीकरण है। विश्व के मानचित्र में आप देख सकते हो, ये जो है उत्तरी अमेरिका है। उत्तरी अमेरिका में जहां पर काला काला डॉट दिया गया है, ये सभी लौह इस्पात उद्योग को दर्शाता है। ये यूरोप है, यूरोप में भी दिखाया जा रहा है कि कहां कहां लौह इस्पात उद्योग है। फिर रसिया में है, फिर चीन में है, फिर ये देखो भारत में तुम्हारे लौह इस्पात उद्योग है। फिर ऑस्ट्रेलिया में भी है, अफ्रीका में है, दक्षिणी अफ्रीका में भी है। उसके बाद ये तुम्हारा दक्षिणी अमेरिका में भी है। इस तरह जो है बच्चों, ये आज का अध्याय समाप्त हो गया। लेकिन इस अध्याय से संबंधित जितने भी प्रश्न हमने बताया है वो या तो हम उसको डिस्क्राइब कर दिए हैं पढ़ाते पढ़ाते, या फिर जो नहीं डिस्क्राइब कर पाए हैं उसे मैंने गृह कार्य में हमने दे दिया है। इसे दीर्घ उत्तरीय, लघु उत्तरीय और ऑब्जेक्टिव तीनों प्रकार के, देखो ये दीर्घ उत्तरीय है, ये लघु उत्तरीय में जो 7 प्रश्न आने की बहुत ज्यादा संभावना है। ठीक है, उसके बाद जो ऑब्जेक्टिव जो है वस्तुनिष्ठ प्रश्न भी हमने दे दिया है। ये सब आप अपने घर में सॉल्व करेंगे, और कहीं कोई सवाल आपके मन में आता है तो गया गाइडेंस के यूट्यूब चैनल पे, गया गाइडेंस प्रोग्राम के यूट्यूब चैनल पे आप प्रश्न करोगे, हम उसका जवाब देंगे। ठीक है, और नेक्स्ट अध्याय के साथ हम जो है 12th के क्रैश कोर्स में फिर मिलेंगे। धन्यवाद, जय हिंद।